नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय। चलिए उनके जीवन और उनके महान कामों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में क्या कहा था। एक ल्यूमिनस स्टार, यानी भारतीय इतिहास के आसमान का एक जगमगाता सितारा। सिर्फ एक लाइन, लेकिन उनके पूरे कद को बयान कर देती है ना। लेकिन राजा राम मोहन रॉय इतने क्रांतिकारी आखिर थे क्यों? ये समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। सोच कर देखिए, 18वीं और 19वीं सदी का बंगाल, एक ऐसा दौर जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के अंधेरे में पूरी तरह डूबा हुआ था। अब देखिए उस दौर की कुछ बड़ी चुनौतियां। समाज में सती प्रथा जैसी भयानक कुप्रथा थी। छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि इंसान का दर्जा उसके काम से नहीं, जन्म से तय होता था। औरतों के पास तो बुनियादी अधिकार तक नहीं थे, जैसे संपत्ति का अधिकार। और पूरा समाज बस बेमतलब के रीति रिवाजों में उलझा हुआ था। और सती प्रथा, ये उनके लिए सिर्फ एक दूर की सामाजिक समस्या नहीं थी, ये उनके घर तक आ पहुंची थी। जब वो सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने अपनी आंखों से अपनी ही भाभी को सती होते देखा। सोच सकते हैं, ये एक ऐसा हादसा था जिसने उन्हें अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया और उनके अंदर सुधार की एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। उनके अपने शब्दों में उन्होंने सती को हर इंसानी और सामाजिक एहसास का उल्लंघन कहा। मतलब ये सिर्फ एक बुरी परंपरा नहीं थी, उनके लिए ये मानवता के खिलाफ एक जुर्म था, एक निशानी थी कि समाज नैतिक रूप से किस हद तक गिर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राम मोहन रॉय में इतनी हिम्मत और इतनी समझ आई कहाँ से? इतनी गहरी जमी हुई व्यवस्था को चुनौती देना कोई मामूली बात तो थी नहीं। चलिए देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पढ़ाई। और क्या कमाल की पढ़ाई थी! जरा सोचिए, 9 साल की उम्र में पटना जाकर फारसी और अरबी सीखी, कुरान पढ़ा, प्लेटो और अरस्तू को पढ़ा। फिर 11 साल की उम्र में बनारस गए, वहां संस्कृत सीखी, वेद और उपनिषद पढ़े। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन को समझा। पूरब और पश्चिम के ज्ञान का ऐसा गजब का मिलन, इसने उन्हें वो विजन दिया, वो नजर दी जो उस वक्त शायद ही किसी के पास थी। तो इस अनोखे ज्ञान और अनुभव के हथियार से रॉय ने शुरू किया अपना क्रूसेड, भारतीय समाज को अंदर से बदलने का एक अहम अभियान। और सती प्रथा को खत्म करने का उनका तरीका देखिए। वो सिर्फ गुस्से में प्रोटेस्ट करने वालों में से नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले 1814 में आत्मीय सभा बनाई ताकि अपने जैसे सोचने वाले लोगों को एक साथ ला सकें। फिर पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए 1821 में संवाद कौमुदी नाम का अखबार शुरू किया। और आखिर में जब जमीन तैयार हो गई, तब ब्रिटिश सरकार के पास पूरे तर्क और शास्त्रों के हवाले के साथ पिटीशन लेकर गए। नतीजा, 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लग गई। रॉय ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर समाज को सच में बदलना है तो उसकी नींव यानी शिक्षा को बदलना होगा। उन्होंने उस वक्त की रट्टा मारने वाली पढ़ाई को चैलेंज किया। उनका विजन था एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें वेस्टर्न साइंस भी हो और भारतीय दर्शन का ज्ञान भी, एक परफेक्ट ब्लेंड। और हाँ, ये सिर्फ उनके विचार नहीं थे, उन्होंने इस विजन को जमीन पर उतारा। 1817 में हिंदू कॉलेज के को फाउंडर बने, अपना खुद का इंग्लिश स्कूल खोला जहां वेस्टर्न करिकुलम पढ़ाया जाता था। और 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया, जहां इंडियन और वेस्टर्न साइंसेस को एक साथ पढ़ाया जाता था। वो सिर्फ सोचते नहीं थे, वो करके दिखाते थे। अब आते हैं उनके धार्मिक सुधारों पर। उनके सभी सुधारों के सेंटर में एक आइडिया था, मोनोथीज्म, यानी ईश्वर एक है। उनका तर्क था कि वेदांत का भी यही मूल संदेश है और दुनिया के सभी बड़े धर्मों का सार भी यही है। वो बहुदेववाद और बेमतलब के कर्मकांडों के खिलाफ थे और इसी विचार पर उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदू धर्म को उसके मूल, सरल और तर्क संगत रूप में वापस लाना। पर उनका विजन सिर्फ समाज और धर्म तक सीमित नहीं था, वो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे के पॉलिटिकल थिंकर भी थे। जरा उनकी मांगे देखिए, प्रेस की आज़ादी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन, यानी सरकार और अदालत अलग अलग हों, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को बराबर का मौका,
और इंडियंस और यूरोपियंस के बीच कानूनी बराबरी। ये वो चीजें हैं जो आज किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद मानी जाती हैं, और वो ये मांगे उस दौर में कर रहे थे। तो आखिर राजा राममोहन रॉय अपने पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत क्या है? सच तो ये है कि उनका असर आज भी हमारे देश के कण कण में है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही आधुनिक भारत की नींव का पत्थर रखा था। और एक दिलचस्प बात, हम उन्हें राजा राममोहन रॉय कहते हैं, पर ये टाइटल उन्हें विरासत में नहीं मिला था। ये उपाधि उन्हें 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी, उनके ज्ञान और कद का सम्मान करते हुए, जब वो मुगल दरबार के एम्बेसडर बनकर इंग्लैंड जा रहे थे। उनका निधन 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ, देश से इतनी दूर, लेकिन उनका काम, उनके विचार हमेशा के लिए भारत की आत्मा में बस गए। आज भी ब्रिस्टल में उनकी समाधि बनी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल थिंकर और रिफॉर्मर थे, जिनके विचार किसी सीमा में बंधे नहीं थे। तो अगर हम उनके पूरे काम को समेटे तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, सोशल स्फीयर में सती प्रथा का अंत किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े, धार्मिक स्फीयर में ब्रह्म समाज बनाया, तर्कवाद को बढ़ावा दिया, शिक्षा में वेस्टर्न एजुकेशन की नींव रखी, और पॉलिटिक्स में प्रेस की आज़ादी और सिविल राइट्स की आवाज़ उठाई। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यूं ही नहीं कहा जाता। और उनका जीवन हम एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। राजा राम मोहन रॉय ने रीज़न यानी तर्क और मीडिया का इस्तेमाल किया समाज को अंदर से बदलने के लिए। उन्होंने दिखाया कि अगर तरीका सही हो तो सदियों पुरानी समस्याओं को भी जड़ से उखाड़ा जा सकता है। तो आज के दौर के चेंज मेकर्स उनके इस मॉडल से क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।